तो दोस्तों थर्मल फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म करने के बाद अपने थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करना है। फिर से ध्यान रहे ये हमारा रैपिड रिवीजन है। इसमें बकवास कम करेंगे, काम ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में चैप्टर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना है। एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आ जाए और हमने ना करा हो। बहुत फोकस्ड होकर एंड तक देखेंगे। ठीक है जी। बहुत कम ड्यूरेशन में ही कराने की पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है यार, लॉन्ग वीडियोस में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर देखो ये भी कराता है ना। कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स में हीट हीट बेसिकली क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। अब इसमें सबसे पहला जो लॉ है जीरोथ लॉ। ये बड़ी साधारण सी बात कहता है आपसे। ये क्या कहता है कि भाई अगर कोई दो बॉडीज हैं ए और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, सिमिलरली कोई दूसरी बॉडी है बी, वो भी सी के साथ आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो अगर बॉडी ए और बॉडी बी को कांटेक्ट में रखा जाए तो वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। रिपीट करूं, अगर बॉडी ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम बी के साथ भी है, तो अगर ए और बी को हम कांटेक्ट में रखेंगे तो वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब ऐसा क्यों भाई, ऐसा उन्होंने पाया जीरोथ लॉ कि इनका टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो, तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसका मतलब जीरोथ ने क्या कहा कि जो टेम्परेचर है ना, देखो इन सब के प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो सकते हैं लेकिन सिर्फ टेम्परेचर सेम होने की वजह से हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो जीरोथ ने कहा कि टेम्परेचर जो है ना ये ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए। मैं लिख दूं ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, राइटिंग को छोड़ो, स्पेलिंग को छोड़ो, बहुत फास्ट करना है इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट ट्रांसफर। ठीक है जी। अच्छा, अब जीरोथ लॉ से आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है किसका, इंटरनल एनर्जी का, जिसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो, प्लस जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की वो, ये उन सब का सम होता है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लिख भी नहीं रहा, थोड़ा ढंग से तो लिख दो यार, इतनी भी जल्दी क्या है। ये जो इंटरनल एनर्जी है वो बॉडी की सारी काइनेटिक एनर्जी प्लस बॉडी की सारी पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज एन सी डेल्टा टी। ठीक है, सी आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी है। ध्यान रहे डेल्टा यू पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के डिफरेंस पे। इस बात का खास ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जब हम फर्स्ट लॉ में जाएंगे तो जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है वो आपसे ये कहता है कि जो भी एनर्जी आपने सप्लाई करी, जो भी एनर्जी आपने सिस्टम को दी, वो हमेशा दो काम करेगी। दो काम क्या करेगी, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगी प्लस बची हुई उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो कि कहीं ना कहीं क्या पूरी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अब एनर्जी अगर इसको हम सिंबल की फॉर्म में लिखें तो एनर्जी को अपने क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास डेल्टा यू है और आपके पास, ओ सॉरी आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक ना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं, जो भी आप हीट सप्लाई करेंगे वो आपके पास बॉडी की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा प्लस बचा हुआ जो है वो कुछ ना कुछ वर्क करेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, कुछ ना कुछ वर्क करेगा। तो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं सिंबल की फॉर्म में वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला निकल के आता है। अब इस डब्ल्यू के लिए वर्क डन के लिए भी एक छोटी सी डेरिवेशन है जहाँ पे आपको वर्क डन का फॉर्मूला जो पी डेल्टा वी होता है ना कांस्टेंट प्रेशर पे, वो आपको निकाल के दिखाना है। तो क्या करना है जी, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, फिर से कह रहा हूँ, रैपिड रिवीजन है भाई। मेट्रो से, ये प्लेन से भी तेज चलना है अपने को, लाइट से भी तेज चलना है। ठीक है, हालांकि लाइट से तेज कोई चीज दुनिया में है नहीं सिवाय एक चीज के, और वो है हीरा ठाकुर की सक्सेस। हीरा ठाकुर की जो सक्सेस है ना वो लाइट से भी तेज है। तो जो समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ वो जल्दी से कमेंट करके बता दो। चलो ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसको कुछ एफ फोर्स लगा के डिस्प्लेस करेंगे तो वॉल्यूम कुछ नीचे खिसक जाएगा है ना, डीवी यहाँ से खिसक, सॉरी ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कुछ हो जाएगा और ये पिस्टन यहाँ से मूव होकर कुछ यहाँ आ जाएगा। तो अगर हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू हम पुट करते हैं पी इंटू ए इंटू डी एक्स और ये आपके पास हो गया डीवी। तो वर्क डन का फॉर्मूला पी डीवी, या लार्ज चेंज की बात करेंगे तो पी डेल्टा वी। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अगर हम फर्स्ट लॉ में इसको पुट करना चाहें तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी भी बनता है, और डेल्टा यू भी अगर हम पुट कर दें तो ये आपके पास एन सी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी ये बन जाता है। अब इस एक्सप्रेशन को देख करके अपने थर्मोडायनेमिक्स के जो चार प्रोसेस हैं उनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है जी। वो प्रोसेस क्या क्या है उसको देख लेते हैं।
आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के 4 प्रोसेस हैं। पहला है आपके पास आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, अब थर्मल में टेम्परेचर वर्ड थर्मल, ये आइसोथर्मल में थर्मल वर्ड आ रहा है, तो इसको हम टेम्परेचर से रिलेट करते हैं, यानी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई तो डेल्टा टी क्या होगा, जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, अर्थात जो आपने हीट सप्लाई करी वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो गई। इसका ध्यान रखना है, जो हीट सप्लाई करेंगे वो पूर्ण रूप से वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस की बात करेंगे जी, वो है आपके पास आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस में अपनों के पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इट इम्प्लाइज जो डेल्टा वी है वो जीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी है, तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। तो इससे क्या पता लगा कि जो भी हीट सप्लाई करोगे वो मात्र इंटरनल एनर्जी में चेंज लेकर के आएगा, वहां पर कोई वर्क नहीं होने वाला। तीसरा प्रोसेस है आपके पास आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस आपसे कहता है कि आपका जो प्रोसेस में प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूले में डेल्टा पी नाम की कोई टर्म नहीं है, तो हीट सप्लाई डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी यानी वर्क डन के बराबर रहेगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड द फोर्थ वन इज एडियाबैटिक, जिसकी डेरिवेशन अपनों के साथ बैट बॉल खेलने वाली है, बड़ी तगड़ी डेरिवेशन है, ढंग से देखेंगे उसको। एडियाबैटिक कहता है कि जो नेट हीट ट्रांसफर है वो जीरो होता है। जो हीट का ट्रांसफर तो है लेकिन नेट जीरो है, तो नेट हीट ट्रांसफर यहाँ पर जीरो है। अब नेट हीट ट्रांसफर अगर जीरो है तो जो डेल्टा यू है वो बराबर माइनस का जो डेल्टा यू है वो बराबर माइनस ऑफ वर्क डन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस की कहानी थी। अब हमसे जो डेरिवेशंस बनेंगी वहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना होगा। आइसोबारिक में तो हम निकाल चुके, आइसोकोरिक में अपने को रिक्वायरमेंट है नहीं। आइसोबारिक में देखो ये जो वर्क डन निकाला है ना, ये जो वर्क डन यहाँ निकाला है, ये वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ही है। अपनों को निकालना है आइसोथर्मल के लिए और एडियाबैटिक के लिए, तो एक एक करके दोनों की डेरिवेशन देखो जरा। अगर हम करें वर्क डन किसमें जी, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, वो कहानी लिखनी है कि लेट अ गैस जो है एक्सपेंड हो रही है कहाँ से, P1 V1 T से, कहाँ हो रही है, स्टेट P2 V2 और T में। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, हमें वर्क डन निकालना है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो आपके पास एक ही है, क्या क्या करते हैं बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला P dV है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर P की जगह क्या हम ये पुट नहीं कर सकते क्या, N R T बाय V इंटू डी वी, कर सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, वहां से निकाला है हमने। अब इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है, एन आर टी तो कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ क्या बचेगा, 1/v dv, इनिशियल वॉल्यूम v1 फाइनल वॉल्यूम v2, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एन आर टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया जी, एल एन वी नेचुरल लॉग v1 से v2, तो w विल बी इक्वल टू एन आर टी, लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, w विल बी इक्वल टू एन आर टी, है ना, एल एन, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने को यूज करनी है, एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन जो है वो बराबर हो जाएगा एल एन वी टू अपॉन वी वन के, तो ये प्रॉपर्टी अपने को यूज करनी है। तो ये बराबर क्या हो गया, एल एन वी टू बाय वी वन के। अब एल एन एक्स अगर आपके पास है तो वो बराबर होता है 2.303 लॉग एक्स के, तो w विल बी इक्वल टू एन, w विल बी इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग, और ये क्या आ जाएगा, v2 अपॉन v1। तो एक तो डेरिवेशन आपके पास ये आ गई वॉल्यूम के फॉर्म में। अब दूसरी फॉर्म हमारे पास क्या हो सकती है, हमें मालूम है पी वी इक्वल टू एन आर टी में आर एच एस तो कॉन्स्टेंट है, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो यानी इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी कर सकते हैं, w विल बी इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग v2 अपॉन v1 की जगह p1 अपॉन p2 आ जाएगा, क्यों जी, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स है। तो ये हमारे पास इसकी डेरिवेशन हो गई। आगे अगर बढ़े तो एडियाबैटिक प्रोसेस आता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन वो भी हमें ऐसे ही करना है, उसमें हम क्या मान लेंगे
कि आपके पास जो आपका सिस्टम है वो P1 V1 T1 से कहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है, कुछ P2 V2 T2 तक हो रहा है। वर्क डन ऐसे निकालना है क्या कि वर्क डन विल बी इक्वल टू P इंटू डी करेंगे ना, बेसिकली DW होना चाहिए, लेकिन एग्जाम के टाइम पे भाई ये चीज़ें नहीं मैटर करती हैं, है ना। एग्जाम में बस आपको परफॉर्म करके आना है, हालांकि डी होना चाहिए ना, स्मॉल चेंज की बात करें DW होना चाहिए। अब यहाँ पर P की वैल्यू लास्ट में तो हमने nRT पुट कर दी थी, nRT बाई V से निकाला था। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम P निकालना चाहें तो वो आपके पास K अपॉन V की पावर गामा हो जाएगा ना। इस वाली वैल्यू को अब हम यहाँ पुट करते हैं, तो DW विल बी इक्वल टू P की जगह पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा इंटू DV। DW का इंटीग्रेशन W कर दो, 0 से W पुट करा होगा उसको भगाओ अभी, तो K हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2, यहाँ V की पावर माइनस गामा इंटू DV। अब इंटीग्रेशन क्या, पावर एक प्लस वाई पावर नीचे, तो W विल बी इक्वल टू K इंटू ये क्या बन जाएगा, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, कहाँ से कहाँ जी, V1 से V2। इसको पहले थोड़ा सा अच्छे से अगर हम लिख लें तो K विल बी इक्वल टू V की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा कर सकते हैं ना, लिमिट कहाँ V1 से V2। आगे अगर सॉल्व करें तो देखो जरा 1 माइनस गामा कॉमन आ रहा है, तो K अपॉन 1 माइनस गामा, इसको पहले लिख लो। अब लिमिट पुट करो, तो लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो गया, V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस लोअर लिमिट V1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है, K को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अब कहोगे सर ये क्यों कर रहे हैं, तो एक बात समझो, ये जो मैंने लिखा है ना भाई, क्या, ये जो मैंने लिखा कि V2 की पावर 1 माइनस गामा, इसको तो पहले मैं तोड़ रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि V2 की पावर 1 इंटू V2 की पावर माइनस गामा। आप सोचोगे इससे क्या बेनिफिट होगा, होगा होगा, सबर तो करो, होगा। तो W विल बी इक्वल टू K, और K को ले जा रहे हैं अंदर, W विल बी इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास K इंटू V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2 की पावर 1, यहाँ लिखा ना मैंने इस फॉर्मेट में, माइनस यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई कर दे तो K इंटू V1 की पावर माइनस गामा इंटू में V1 की पावर गामा, और इनके डिनोमिनेटर में 1 माइनस गामा अलग से। अब देखो क्या हुआ, ये जो है इसके बारे में यहाँ से सोचो कि इस P को हम K इंटू V की पावर माइनस गामा कर सकते हैं ना भाई, तो K इंटू V2 की पावर माइनस गामा किसके बराबर हो जाएगा, P2K। तो W विल बी इक्वल टू P2V2। सिमिलरली ये जो आपके पास है ये किसके बराबर हो जाएगा, P1K। तो P2V2 माइनस का P1V1 डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, 1 माइनस गामा। तो एक तो भाई आपके पास फॉर्मूला जो है ये आ गया वर्क डन का, दूसरा PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो अगर वो पुट कर देंगे तो W विल बी इक्वल टू nRT2 माइनस nRT1 अपॉन 1 माइनस गामा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, W विल बी इक्वल टू nR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। ये आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा काम हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये वर्क डन है हमारे पास, इसके दो रूप है, जैसे इंसानों के दो रूप होते हैं ना, आपके सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर वर्क डन के, मतलब मैं भी इंसान हूँ यार, मैं ये नहीं कह रहा सारे इंसान ऐसे होते हैं ना, मैं भी इंसान हूँ, एनिमल थोड़ी हूँ। मतलब इंसान हमें बनना है गुड, अच्छा इंसान, जो अगर पीछे बुराई कर रहा है तो सामने वाले इंसान को उसकी बुराई बताए ताकि वो ठीक करे, और अगर पीछे अच्छाई कर रहा है तो सामने भी करे ताकि अप्रिसिएशन मिले, है ना। चलो अब एथिक्स को छोड़ के फिजिक्स पे आते हैं। तो ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन हो गया। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन के बाद इस चैप्टर में कुछ खास बचता नहीं है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या, कि जो ये वर्क डन है ना, ये आपके पास पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये बात ध्यान रखो। और जो ये इंटरनल एनर्जी है ना, ये आपके पास पाथ डिपेंडेंट होती है ना, डिपेंडेंट होती है। और ये भी ध्यान रखो कि अगर आपके पास जो क्लोज लूप है, कहीं पर क्लोज लूप बन रहा है, मतलब हमने कोई पीवी ग्राफ बनाया है ना, ऐसे कोई क्लोज लूप है, या कोई पीवी ग्राफ है, इस तरह का कोई क्लोज लूप है, या पीवी ग्राफ है ना, कुछ भी है, सांप है ऐसे, वो क्लोज लूप बना रहा है इन सब में आप क्या देखेंगे कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर रहने वाला है, तो डेल्टा टी क्या रहेगा, जीरो। तो भाई अगर डेल्टा टी जीरो है तो क्लोज लूप में ध्यान क्या रखना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो रहेगी, इसमें क्लोज लूप में। अब ये वाली जो बात की मैंने, इसको समझो, इसको ऐसे समझो कि पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मसला, कि यहाँ पर मैंने पी लिया, यहाँ मैंने बी लिया, है ना, तीन ग्राफ्स बना रहा हूँ, एक ए से बी, स्टेट ए से बी, तीन प्रोसेस हो रहे हैं आपके पास, एक ऐसे हो रहा है, एक ऐसे हो रहा है, और एक आपका ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस के अगर वर्क डन की बात करेंगे ना, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 3 है, इन तीनों प्रोसेस के वर्क डन की अगर बात करेंगे, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया आई थिंक यार,
वर्क डन जो है पाथ डिपेंडेंट होता है, सॉरी ब्रोस एंड सिस्टर्स, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है ना, तभी तो यहाँ पे इन सब में इंटरनल जीरो हो रही है। वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है, ध्यान रखना, और पोटेंशियल एनर्जी जो है पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम तीनों का वर्क डन निकालने जाएं तो आपको अलग अलग मिलेगा। अलग अलग क्यों मिलेगा, उसकी भी वजह समझ लो। एक चीज छोटी सी रह गई, कहाँ रह गई, वो यहाँ रह गई, यहाँ पर, कि हमने वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी निकाला। इसका मतलब क्या कि अगर हम पीवी ग्राफ बनाए, है ना, तो यहाँ पर पी डीवी एल इंटू बी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे डेरिवेशन करे होंगे ना आपने, डीवी, तो इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो इसका एरिया क्या है, पी डीवी के बराबर, और वो क्या होता है, वर्क डन होता है। तो एरिया अंडर पीवी कर्व जो आपको वर्क डन देगा, इसको ध्यान रखना, इसको मैं यहीं लिख दूं कि आपके पास जो एरिया होगा अंडर पीवी कर्व, वो क्या देगा आपको, वो देगा वर्क डन। तो अभी ये जो हम कर रहे हैं इसमें देखो जरा, तीनों का एरिया अलग अलग नहीं है क्या, वर्क डन 1 का सबसे ज्यादा होगा, है ना, उससे कम वर्क डन 2 का होगा, उससे कम वर्क डन जो है 3 का होगा। लेकिन अगर डेल्टा यू की बात करेंगे तो 1 और डेल्टा यू 2 का और डेल्टा यू 3 का ये बराबर रहने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, यही अगर पूछे कि हीट ट्रांसफर किसमें ज्यादा होगा, अरे अगर इंटरनल सब में सेम है तो जो हीट ट्रांसफर है वो प्रोपोर्शनल टू वर्क डन हो गया, है ना, तो यानी जो Q1 है वो ग्रेटर देन Q2 होगा, वो ग्रेटर देन Q3 रहने वाला है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर ये चीज कि वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है, पोटेंशियल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है, और वर्क डन मैंने क्या बताया कि वर्क डन असल में एरिया होता है किसका, पीवी कर्व का। तो पीवी कर्व का जो एरिया है वर्क डन देगा। उसके लिए जो क्वेश्चंस करेंगे, छोटी सी ट्रिक्स जो आपको अप्लाई करनी है वो मैं बता दूं कि अगर आपके पास पीवी कर्व है, अगर आपके पास पीवी कर्व है और आप यहाँ से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अभी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो उस केस में ध्यान रखेंगे क्लॉकवाइज चलने पर वर्क डन जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब बेसिकली क्लॉकवाइज ना कहूँ, उसको मैं यूँ कहूँ कि इस सेंस में अगर आप चल रहे हैं जहाँ वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वॉल्यूम पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आप उल्टा चले, जहाँ वॉल्यूम घटेगा, जहाँ वॉल्यूम घटेगा, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि वर्क डन आपके पास क्या रहने वाला है, नेगेटिव। वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो क्लोज लूप के लिए है, वो समझेंगे आगे। अगर इस सेंस में आप जा रहे हैं जहाँ वॉल्यूम जो पीछे की तरफ आ रहा है, जहाँ ग्राफ पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ नेगेटिव, और जहाँ ग्राफ फॉरवर्ड जा रहा है वहाँ आपके पास जो है वर्क डन वो पॉजिटिव रहने वाला है। अगर हम क्लोज लूप देख लें तो क्लोज लूप में आपने क्या देखना है, देखो जरा कि यहाँ पर P है और यहाँ पर V है, क्लोज लूप बनाया मैंने, ये बनाया मैंने क्लॉकवाइज, और एक और क्लोज लूप ले लूंगा तो PV इस तरह से, बट ये है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास क्लोज लूप है बट क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज में तो वर्क डन पॉजिटिव रहता है, और अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव रहता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करने में क्या करना है, कुछ नहीं भाई, जो ग्राफ है जिस तरह का है उसका एरिया निकाल दोगे, है ना। सवाल आपको वो चाहे तो ऐसे दे दे, उसकी मर्जी, उसको कौन रोक रहा है भाई। पीवी ग्राफ है वो ऐसे दे रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ जा रहा है, आप सोचोगे ये क्या बन रहा है, बन रहा है इस पॉइंट को यहाँ मिलाओ, इस पॉइंट को यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ, और क्या पाओ कि ये पाओ कि भाई ट्रिपेजियम बन गया। और ट्रिपेजियम के एरिया मालूम है हमें, इसको हम पी नॉट ले लें, इसको हम 3 पी नॉट ले लें, इसको हम वी नॉट ले लें, इसको हम 2 वी नॉट ले लें। तो अगर यहाँ के वर्क डन की बात करेंगे तो एरिया निकालना है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो गई, पी नॉट प्लस 3 पी नॉट इंटू में बेस किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 पी नॉट वी नॉट/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 पी नॉट वी नॉट जूल। इतने वर्क डन यहाँ पे कर रहा होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब जो हमारे पास है वो क्या, साइक्लिक प्रोसेस हमने देख लिया। साइक्लिक प्रोसेस वो जिनका इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होता है, जो क्लोज लूप बनाते हैं, और साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा जीरो होगी, और जो वर्क डन है साइक्लिक प्रोसेस में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन साइकिल का सेंस कैसा है। इसके बाद जो आपके पास बचता है दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। भाई देखो बड़ा सिंपल है, रिवर्सिबल प्रोसेस वो जो रिवर्स हो, और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो रिवर्स वो भी होगा लेकिन सेम पाथ को फॉलो करता हुआ नहीं होगा। कैसे, समझो कि यहाँ इरिवर्सिबल के लिए पीवी बना रहे हैं, रिवर्सिबल के लिए पीवी बना रहे हैं। तो रिवर्सिबल में अपने कह रहे हैं कि स्टेट 1 से स्टेट 2 कोई प्रोसेस ऐसे गया, इस तरह से आपने उसको हीट वीट करा तो इस तरह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज, कुछ प्रेशर में कुछ चेंज आ रहा है, इस तरह से वेरिएशन हो रहा है। ठीक, अब अगर आप इस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहो और रिवर्स का ग्राफ प्लॉट करो तो आप क्या पाएंगे कि वो रिवर्स के ग्राफ के सारे पॉइंट्स भी इसी कर्व के ऊपर ही कोइंसाइड करेंगे, यानी रिवर्स भी सेम पाथ को फॉलो करता हुआ होगा ये। सिमिलरली इरिवर्सिबल में अगर आपने कोई प्रोसेस करा, किसी स्टेट 1 से स्टेट 2 गए,
अब आप उस प्रोसेस को रिवर्स करना चाह रहे हैं, कुछ कूल डाउन करके, टेम्परेचर कम करके, प्रेशर वॉल्यूम चेंज करके पीछे जाना चाह रहे हैं, तो अब जो पॉइंट्स होंगे ना बैकवर्ड के, वो इस वाले ग्राफ पर लाई नहीं करेंगे, वो कहीं डिफरेंट ही जगह से जा रहे होंगे। यानी बैकवर्ड तो चले जाओगे, इनिशियल पॉइंट पर तो पहुंच जाओगे, इनिशियल स्टेट में तो पहुंच जाओगे, लेकिन आपको सब कुछ वैसा नहीं मिलने वाला। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस का ध्यान रखना। कॉमन सा उदाहरण दो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जनरली आप ये कह लो कि क्या नाम है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, या फिर आपका रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। और इरिवर्सिबल में तो खैर बहुत सारे आ जाते हैं। अब एक ये भी होता है कि भाई प्रैक्टिकली तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हर रिएक्शन में, हर मशीन में भाई फ्रिक्शन है ना, वाइब्रेशन है, इवोपरेशन की वजह से हीट लॉस किसी ना किसी फॉर्म में तो हो ही जाता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ प्रोसेस हैं जो रिवर्सिबल को अप्रोच कर जाते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, जो कि बहुत करीब होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के। तो अगर ऐसे प्रोसेस का हम पीवी कर्व बनाना चाहें, तो आपको क्या दिखेगा कि अगर ये ऐसे स्टेट 1 से स्टेट 2 गया है, तो आप क्या बात नोटिस करोगे कि वो 2 से 1 जब वापस आएगा तो बहुत करीब से गुजरेगा। तो ऐसे प्रोसेस को अपने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आई होप थर्मोडायनामिक्स में जितना पोर्शन आपके एग्जाम में आ रहा है वो क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये बहुत फास्ट में चल रहा हूँ। उसका कारण सिर्फ ये है कि एग्जाम बस जस्ट कुछ ही घंटों के बाद है। मतलब किसी के लिए अगर आप लेट से देख रहे हो तो कुछ घंटों के बाद होगा, वरना कुछ दिनों के बाद भी हो सकता है, जो अभी देखेगा हैंड टू हैंड अपलोड करने के टाइम पर। तो भाई ये रैपिड रिवीजन का पर्पज समझो, है ना। मैं बहुत ज़्यादा डीप में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा पर्पज सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र आने वाले 11th क्लास का जो एग्जाम है ना, सीबीएसई का 26 एंड 27 को, इवन अगर अदर स्टेट्स में किसी और डेट में हो रहा है उसके लिए है सिर्फ। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट शायद अभी आपकी खुद की लाइफ भी नहीं है ना। आप अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, शायद वो भी कम इंपॉर्टेंट होगा जितना आपके लिए पेपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।